तो लास्ट वाला लेक्चर आपने देखा होगा, अपन ने बेसिक पढ़ा था डिटरमिनेंट का जो है उसकी वैल्यू किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद माइनर क्या होता है, उसके बाद कोफैक्टर क्या होता है। बस 3 चीजें देखी थी, बट देखो इंपॉर्टेंट चीजें थी, काफी चीजें आपको उसमें नहीं पता लगी होगी। तो जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है जाके जरूर देखिए। लेक्चर नंबर 2 आज की स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अब ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखो अगर अच्छे से नहीं आएगी ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना और ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, आवर वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर मैं किसी भी डिटरमिनेंट में रो को कॉलम में चेंज कर दूं या कॉलम को रो में चेंज कर दूं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। अंग्रेजी में अपन इसको ट्रांसपोज बोलते हैं, मतलब ट्रांसपोज करने पे डिटरमिनेंट विल कीप इट्स वैल्यू एज इट इज, सेम रहेगी। ट्रांसपोज क्या होता है सर, अपन मैट्रिसेस में पढ़ेंगे, वहीं पे डीप में आएगा, यहाँ पे तो काफी कम, बस 1-2 बार यूज होता है। तो मैं बता देता हूं, देखो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, सारे के सारे। तो मैंने क्या किया, सारी रो को कॉलम में चेंज कर दिया है ना, या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दिया। तो अपने पास क्या था, डेल्टा जो था ना, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। और यहीं पे अगेन डेल्टा। तो अगर मैंने एक, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, तो पहली रो को कॉलम बना दो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो अगर आप ऐसे से ऐसा बना दोगे या ऐसे से ऐसा बना दोगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। इधर भी डेल्टा है और इधर भी डेल्टा है, ठीक है। तो आसान सी प्रॉपर्टी है, देखो समझ गए होंगे आप। ट्रांसपोज करने पे डिटरमिनेंट अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता, या फिर सारी रो को कॉलम बना दो या सारे कॉलम को रो बना दो तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। मैं थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा आपको, आपको लिखनी है थ्योरी तो आप लिख सकते हो, मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा जो प्रॉपर्टी है, अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन पहली हुई, दूसरी प्रॉपर्टी है अपने पास, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की 2 रो की वैल्यू सेम हुई तो उस डिटरमिनेंट का आंसर कितना हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हुआ, जैसे A B C P Q R है ना। तो अगर ये यहाँ पे डेल्टा, तो देखो 2 रो सेम हो रही है, ये भी रो सेम हो रही है और ये दोनों रो सेम हो रही है। इफ 2 रो सेम्स, 2 रो या फिर 2 कॉलम अगर किसी भी डिटरमिनेंट में सेम होते हैं तो आंसर हमेशा क्या होगा उस डिटरमिनेंट का, 0। ऐसा भी हो सकता था A B C P Q R, अगर ऐसा होता डिटरमिनेंट, ठीक है, ये अपना, तो भी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। मतलब 2 रो या फिर 2 कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट में सेम हुए तो हमेशा उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि सर रेशो में हुई तो रेशो में भी 0 होगा, है ना। जैसे डेल्टा इक्वल टू अगर ऐसा होता A B C K A K B K C P Q R, तो देखो ये दोनों रो रेशो में है, तो अगर रेशो में हुई ना तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे भी केस क्या होगा अपना, 0 ही आएगा। रो में हो या फिर ऐसा का ऐसा कॉलम में केस बना दो तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। जो अपन रो में कर रहे हैं वो कॉलम में भी पॉसिबल होगा, है ना। मैं एग्जांपल नहीं लिखूं या बताना भूल जाऊं आपको, तो अगर ऐसा होता जैसे 2 4 6 और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, 2 से सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 8 और 12 P Q R, तो ये दोनों रो रेशो में है, दोनों कॉलम रेशो में है, रिजल्ट क्या होगा, 0। तो ये थी अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 में अगर आपने किसी भी डिटरमिनेंट को किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, किसी भी रियल नंबर से या किसी भी कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया, तो वो या तो एक रो में मल्टीप्लाई होगा या फिर एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, है ना। समझो इसको, जैसे डेल्टा इक्वल टू क्या हुआ, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो डेल्टा m की वैल्यू, मतलब मैंने क्या किया, डेल्टा को m से मल्टीप्लाई किया, तो या तो मैं किसी भी एक रो में इस m का मल्टीप्लाई कर सकता हूं या फिर किसी भी एक कॉलम में मैं इसका मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई नहीं होता है, ऐसा मैट्रिसेस में होता है ना। मैं अपन 3-4 बार जो बेसिक जहां पे गलतियां होती है ना, देखो ये गलती वाला चांस है। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ये m सभी से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं, ये यहाँ पे डिटरमिनेंट में एक ही रो या फिर एक ही कॉलम में होगा। जो अपने मैट्रिसेस है ना, मैट्रिसेस में सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। तो ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में। तो या तो मैंने m2 से मल्टीप्लाई कर दिया, A1 A2 A3 m B1 m B2 m B3, ठीक है, C1 C2 C3।
तो या तो एक रो से या एक कॉलम से, जैसे मैंने एक रो से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर MA1 MB1 MC1 और A2 A3 B2 B3 C2 C3। समझ आया होगा आपको क्या हुआ? या तो एक रो से मल्टीप्लाई कर दो या फिर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। कि सर हमेशा R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे जिससे इच्छा हो आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। इससे करो, इससे करो, इससे करो, बात एक ही है। या फिर इससे करो, इससे करो, इससे करो, बात एक ही है। ठीक है, जिससे भी इच्छा हो, जहां पे भी रिक्वायरमेंट हो वो आप कर सकते हो। अब देखो कि सर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन कॉमन भी निकाल सकते हैं एक रो में से। यस, आप अगर कॉमन निकालना है तो एक रो में से कुछ कॉमन आ रहा है ना, तो उसको कॉमन निकाल के आप बाहर लिख सकते हो। अब फिर से अपन इस प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो देखो रेशो बोला था मैंने, तो यहाँ पे के तीनों में से कॉमन आके बाहर लिख जाएगा, फिर दोनों रो क्या हो गई? सेम हो गई। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि यहाँ से के कॉमन आते ही ये वाली प्रॉपर्टी बन गई ना। यहाँ से भी C2 में से कॉलम 2 में से, दिस इज अवर C2, कॉलम 2 में से 2 कॉमन आते ही C1 और C2 सेम हो गया। तो अगेन किस पे आ गए अपन? प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ गए। तो दोनों रिलेटेड ही है। ठीक है, तो ये भी समझना। जीरो वाली बात हो गई। चौथा, ये जीरो है ना, इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी और है। किसी भी मैट्रिसेस में, किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम के पूरे एलिमेंट जीरो हो गए, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज आल्सो जीरो। तो ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है। मतलब अगर ऐसा हो गया 0 0 0 ABC PQ R, मतलब एक रो R1 मैंने जीरो कर दी तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। या फिर एक कॉलम कोई सा भी C1 हो, C2 हो, C3 हो, डजेंट मैटर, 4x4 का हो तो कोई सा भी एक कॉलम जीरो हो गया पूरा, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगी? जीरो, है ना। इससे कनेक्टेड है, इस वजह से मैं यहाँ पे फिर से लिखवा रहा हूं आपको। जैसे 0 0 0 ABC PQ R, तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो। कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम की वैल्यू पूरी जीरो हो गई है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज ऑलवेज जीरो। तो ये थी अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6। अब जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है ना, उसमें अगर कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनी हुई हो तो आप उसको अलग अलग कर सकते हो, है ना। कहने का मतलब क्या है? जैसे आपके पास P प्लस Q प्लस R, ठीक है। यहां पे पहला X प्लस Y प्लस Z, A प्लस B प्लस C, ये R1 है किसी भी डिटरमिनेंट की। और यहाँ पे B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये दिया हुआ है, ठीक है। मैं बोल क्या रहा हूं, अगर कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम ऐसे 3 के सम में या फिर 2 के सम से मिलके बना हुआ है तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं इसको 3 अलग अलग डिटरमिनेंट बना सकता हूं। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ P B1 C1 P X एंड A, B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। मैंने क्या किया, इनका पहला वाला एलिमेंट लिखा तीनों का, और एक नीचे वाले तो सेम ही रहेंगे, एक डिटरमिनेंट बना दिया। बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, बीच में माइनस होगा तो माइनस आएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि सर माइनस में नहीं होगा क्या? नहीं, माइनस में भी होगा। दूसरा एलिमेंट लिखो Q Y और B, तो Q Y और B, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, प्लस R Z C B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आया होगा। मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं इसका। जैसे देखो यहाँ पे अगर ऐसा होता, जैसे सपोज करो 2x2 का ही बना देते हैं। जैसे x प्लस 3 y प्लस 4 P एंड Q 2x2, तो मैं इसको दो डिटरमिनेंट में चेंज कर सकता हूं। ऊपर x प्लस 3 आ रहा है ना, तो मैंने क्या किया, x P y Q, पहला 2x2 प्लस दूसरा 3 4 P Q। तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी अपनी प्रॉपर्टी नंबर 6। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोलती है? अगर किसी भी डिटरमिनेंट की 2 रो या फिर 2 कॉलम को आपने आपस में इंटरचेंज कर दिया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में नेगेटिव का एडिशन हो जाता है। मतलब उसका साइन जो है ना चेंज हो जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू का। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब मैं बोल क्या रहा हूं, अगर डेल्टा इक्वल्स टू ऐसा है, जैसे यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 ऐसा है,
ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने दो रो को इंटरचेंज कर दिया ना, मतलब मैंने B1 B2 B3 A1 A2 A3 और C1 C2 C3 मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया है। मैंने क्या किया है, R1 इज इंटरचेंज इन R2, ऐसा किया है। अगर ऐसा करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में नेगेटिव आ जाएगा, है ना। मतलब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस डेल्टा लगा दिया, या फिर माइनस को आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, फिर ये माइनस में इधर भेज दूंगा, चलेगा। मतलब ये माइनस जो है ना अपना यहाँ पे आ गया, डेल्टा इक्वल्स टू नेगेटिव, ठीक है, माइनस आ जाएगा बाहर। कि सर कॉलम में हो तो कॉलम में भी ऐसा ही होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। अगर मैंने पहले वाले कॉलम को सेकंड कॉलम में बना दिया और सेकंड वाले कॉलम को पहले वाले कॉलम में बना दिया, मतलब C1 इज इंटरचेंज इन C2, मतलब A2 B2 C2 A1 B1 C1 और A3 B3 C3। अगर ऐसा होगा तो भी क्या हो जाएगा, आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू के बाहर नेगेटिव ऐड हो जाएगा, माइनस का वेरिएशन हो जाएगा। तो ये भी प्रॉपर्टी ध्यान रखना, दोनों के लिए अप्लाई होगी। दो रो आपस में इंटरचेंज हो गई या फिर दो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गया, वो कोई से भी कॉलम हो सकते हैं, कोई सी भी रो हो सकती है। जैसे अपन ने R1 R2 के बीच में किया, R2 R3 के बीच में भी हो सकता है, R1 R3 के बीच में भी हो सकता है। अपन ने C1 C2 के बीच में किया, C2 C3 के बीच में भी हो सकता है, C1 C3 के बीच में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। बट दो रो या फिर दो कॉलम आपस में इंटरचेंज होने चाहिए। बाकी पूरे ही हो गए तो ट्रांसपोज में वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो सेम रहता है ना। ए का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, है ना। ट्रांसपोज को ऐसे लगाते हैं, ए की पावर टी, या फिर ए डैश भी लगाते हैं कभी कभी, बट ये ट्रांसपोज अपन अच्छे से कब पढ़ेंगे, मैट्रिसेस में देखेंगे। एट्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एट्थ प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आपने जो अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट हुए ना, तो उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनका मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है, अपना डिटरमिनेंट का आंसर हो जाता है। कि सर क्या बोला, समझ नहीं आया। तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर अपने मैट्रिसेस होती है, तो उनके डिटरमिनेंट भी बनते हैं, मतलब ABC 0 P Q X Y 0 0 X। तो ये एक अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट है, मतलब ऊपर ट्रायंगल बन रहा है ना, देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर ही एलिमेंट है, नीचे तो क्या है, जीरो ही है। तो अगर ऐसा हो अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर, तो उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसी का मल्टीपल क्या हो जाता है, अपना आंसर हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई ना, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल है अपना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना, मतलब A P और X, सीधा ये आंसर हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता A 0 0 B P 0 X Y Z, ये हुआ ना। अब देखो यहाँ पे भी ऊपर जीरो बन रहे हैं तीनों, बट नीचे ट्रायंगल बन रहा है, तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसी का मल्टीप्लिकेशन अपना आंसर हो जाएगा, मतलब A P और Z, ठीक है। तो ये है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट। अगर आ गए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल का ही मल्टीप्लाई कर देना, वही आंसर हो जाएगा। कि सर ये कैसे बता सकते हो आप, तो सॉल्व करके देख लो, यही आएगा आंसर, मतलब A इंटू माइनर वो से सॉल्व करना, जो वैल्यू है यही निकल के आएगा, सीधा शॉर्ट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। तो ये एट्थ प्रॉपर्टी हुई। एट्थ के बाद जो नाइन्थ प्रॉपर्टी है वो है अपने पास, हाँ, अगर कोई भी किसी भी उसमें एक वेरिएबल है, मतलब जो डेल्टा है, देखो डेल्टा इक्वल्स टू, अगर ऐसा हो गया fx gx और hx, मतलब x का कोई भी फंक्शन है और बाकी कांस्टेंट है a b c p q और r, मतलब जो वेरिएबल है, इफ वेरिएबल आर इन सिंगल रो और कॉलम, है ना। अगर जो वेरिएबल है वो या तो एक ही रो में हो या फिर एक ही कॉलम में हो, अगर ऐसा कोई डिटरमिनेंट मिल गया तो उसमें आप सिग्मा अप्लाई कर सकते हो। मतलब मैंने क्या किया, अब डेल्टा इक्वल्स टू, मेरे को सम ऐड करना है सारे वेरिएबल का, तो सिग्मा x इक्वल्स टू 1 से लेके n मैंने यूज कर दिया, तो इधर भी सिग्मा हो जाएगा डेल्टा x इक्वल्स टू 1 से लेके n fx, डेल्टा x इक्वल्स टू सिग्मा x इक्वल्स टू 1 से लेके n gx, सिग्मा x इक्वल्स टू 1 से लेके n hx, और जो है वो अनचेंज रहेगी R2 और R3, A B C P Q और R। समझे आप, मतलब क्या है,
अगर ये जो चीज है ना ये एक ही रो में हो या फिर एक ही कॉलम में हो तो आप ऐसे सिग्मा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप अगर वो वेरिएबल जो है एक ही रो में नहीं है तो पहले आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद, कि सर ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसके बाद वाली प्रॉपर्टी में देखेंगे। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद आपको वो सारे के सारे वेरिएबल एक ही रो या फिर एक ही कॉलम में अप्लाई कर देने हैं। सबसे पहले एक ही रो या फिर एक कॉलम में बनाओ उनको, जैसे ये आ गए एक रो या फिर एक कॉलम में, उसके बाद आप सिग्मा अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपको क्वेश्चन में बस यही देगा, उसके बाद ये पूछ लेता है वो, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ आई होगी आपको। प्रॉपर्टी नंबर 9 और प्रॉपर्टी नंबर 10, 9 हो गई ना, प्रॉपर्टी नंबर 10 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 10 सिंपल सी है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अपन लास्ट में देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 10 में क्या है, अगर ऐसा है x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा 2x माइनस अल्फा x और 2x माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे x हुआ, अल्फा हुआ, अल्फा हुआ, p q r। ये कोई भी अपने पास रैंडम, मैंने क्या कर दिया है, रैंडम यहाँ पे एक डिटरमिनेंट बना दिया है ना। प्रॉपर्टी को समझना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ये एक रैंडम मैंने डिटरमिनेंट बना दिया है। अब अगर मैंने इसमें x इक्वल टू अल्फा पुट किया, x इक्वल टू मैंने अल्फा पुट किया इसमें, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू हुआ अपने पास 2 अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा, x इक्वल टू अल्फा तो अल्फा, 2 अल्फा माइनस अल्फा, 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 ये अल्फा ही रहेगा और ये अल्फा ही रहेगा, p q और r, है ना। तो अभी क्या हुआ, जब मैंने इसमें x इक्वल टू अल्फा पुट किया ना तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, 0। इससे 0 कैसे हुई, दो रो सेम हो गई ना, यहाँ पे क्या हो गया 0 0, ये दोनों रो सेम हो गई, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट में आपने कोई वैल्यू पुट की, जैसे मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट किया या फिर x इक्वल टू 3 पुट किया या भी कोई भी वैल्यू, जैसे अपन ने इसमें x इक्वल टू अल्फा पुट किया, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना इसको, काफी क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस पे बेस्ड। समझ आया कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने x इक्वल टू अल्फा पुट किया, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट, है ना। फैक्टर निकालना आना चाहिए, फैक्टर से ही काफी डिटरमिनेंट सॉल्व होते हैं। तो x माइनस अल्फा क्या होगा, इस डिटरमिनेंट का एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये है अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 10 का पार्ट 2 भी आता है। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में है अपने पास, जैसे डिटरमिनेंट ऐसा आ गया अपने पास, प्रॉपर्टी नंबर 9 का पार्ट 2 में डिटरमिनेंट ऐसा आ गया, a अल्फा 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 a अल्फा a अल्फा, है ना, ऐसा कोई डिटरमिनेंट आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, चलो अल्फा को x में चेंज कर लो ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा, x और ये x, है ना, मैंने इसमें चेंज कर दिया, है ना, x और a है यहाँ पे। अगर x इक्वल टू a पुट करने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा इक्वल टू n रो, सारी की सारी रो सेम हो गई ना, x इक्वल टू a पुट करो तो देखो क्या हो गया, a, ये हो गया। सो इफ बाय पुटिंग x इक्वल टू अल्फा, इफ n रो एंड n कॉलम बीइंग सेम, देन होगा क्या, अगर ऐसा होता है तो x माइनस a, है ना, इसको इधर लेके आओगे तो x माइनस a फैक्टर बना, x माइनस a की पावर n माइनस 1 विल बी फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये अपने इसका पार्ट 2 है। पहले वाले में तो क्या था, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो वो x माइनस अल्फा उसका एक क्या होगा, एक अपना फैक्टर होगा। अब देखो ये वाला पार्ट भी उसी पे डिपेंड करता है, जो पार्ट 1 है ना, प्रॉपर्टी नंबर 10 का पार्ट 1, वो भी इसी पे आता है। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें 3 रो सेम हो गई, अपनी तीनों रो सेम हुई, उसमें क्या है 2 रो सेम हुई, तो यहाँ पे 2 रो सेम हुई ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस अल्फा की पावर 2 माइनस 1। मैंने बोला क्या वहां पे, मैंने वहां पे ऐसा बोला, बाय पुटिंग x इक्वल टू अल्फा इफ n रो और कॉलम आर सेम, है ना, सेम हो गए, देन x माइनस अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1 विल बी फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। यही तो बोला मैंने, है ना, ये थ्योरी समझ लो। अभी मैंने ये बोला
अब यहाँ पे x इक्वल टू a पुट करते ही तीनों रो सेम हो गई, तो इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस ए की पावर n माइनस वन, मतलब x माइनस ए की पावर n क्या होता है, ऑर्डर होता है ना, बार बार नहीं बताएंगे, हर जगह n जो है ना मैक्सिमम ऑर्डर के लिए ही यूज होता है, 3x3 का है या 2x2 का है, तो n ऑर्डर कितना है यहाँ पे 3, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर इस डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर है। यहाँ पे देखो x इक्वल टू अल्फा पुट करते ही दो रो सेम हुई थी, ना, तो x माइनस अल्फा की पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, x माइनस अल्फा। तो आप इस प्रॉपर्टी याद रखोगे तो उससे भी ये वाली कनेक्टेड है, या फिर इसको सीधी याद रखो कि हाँ डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है तो ये इसका एक फैक्टर होगा। बट ये भी ध्यान रखना क्योंकि 0 तो यहाँ पे भी हो रही है, दो रो की जगह तीनों रो सेम हो गई ना, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पे भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, बट ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे तीन रो सेम होगी तो एक फैक्टर बढ़ जाएगा, मतलब n-1 यहाँ पे फैक्टर होगा, वहां पे भी x माइनस अल्फा की पावर n-1 है, बट वहां पे सिंगल अपना क्या आ रहा है, x माइनस अल्फा, बट यहाँ पे क्या आया, x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये भी आपको समझ आई होगी। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 11 की तरफ चलते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रॉपर्टी नंबर 11, अब देखो ये जो 11वीं प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी मैट्रिसेस में भी ये यूज होती है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है मैट्रिसेस में भी यूज होंगे इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए जरूरी है। तो ये जो 11th प्रॉपर्टी है इसको अच्छे से देखना। 11th प्रॉपर्टी में है क्या, जैसे कोई भी एक डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ओके, ये अपना डिटरमिनेंट हुआ। तो मैं किसी भी रो को, है ना, मैं रो के लिए बात कर रहा हूं, कॉलम के लिए आप ऐसा का ऐसा कॉलम के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। मैं किसी भी रो को दूसरी रो के साथ ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, उसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ, मैं किसी भी रो को दूसरी रो के साथ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, है ना, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। और आप मैक्सिमम, जैसे कितने हैं अपने पास, जो 3x3 का डिटरमिनेंट है या फिर 4x4 का या फिर 5x5 का, तो उसका n ऑर्डर है। ऑर्डर कितना है उसका, n। तो आप एक बार में एक साथ मैक्सिमम n-1 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हो एक ही साथ, ठीक है। अब इसको समझते हैं अपन। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको एग्जांपल से सारी चीजें पता चल जाएगी जो भी मैंने बोली अभी। जैसे मैंने क्या चेंज किया, मैंने r1 को चेंज किया, r1 इक्वल टू r1। अब देखो यहाँ पे अब बहुत सारी बुक्स में, जैसे गुजरात बोर्ड की जो बुक्स है, महाराष्ट्र बोर्ड की जो बुक्स है, मे बी अपने साउथ इंडिया में जो बुक्स है, उनमें ये चीज अलग हो, बाकी सीबीएसई में ये ऐसे ही लिखी हुई रहती है, तो मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा। r1 इक्वल टू r1 प्लस r2। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, याद रखने वाली चीज क्या है, ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे। यहाँ पे मैंने r1 को चेंज किया, r1 इक्वल टू r1 प्लस r2। मैंने यही तो बोला आपको, मैं दूसरी रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। याद रखने वाली चीज क्या है, ये और ये हमेशा सेम होगा, पहली बात तो ये याद रखना। अब आप दूसरी रो के साथ ऐड भी करो सब्ट्रैक्ट भी करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारी बुक्स में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं r1 इक्वल टू r12, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। बट ये वाला मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें मैं भी डाउटफुल हूं। बट ये वाला जो तरीका है सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक में आपको यही वाला तरीका मिलेगा, तो मैं इसी से आपको मेथड से समझा रहा हूं, ठीक है। ये हुआ, तो अभी डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा अपने पास r1 चेंज हुई, r1 इक्वल टू क्या है, r1 प्लस r2, तो दोनों को ऐड करो तो a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3, बाकी r2 और r3 अनचेंज है, b1 b2 b3 c1 c2 c3, ऐसा। दूसरा मैंने क्या बोला, आप किसी भी कांस्टेंट के साथ भी ऐसा कर सकते हो, मतलब r1 इक्वल टू r1 माइनस 3r2 या फिर, है ना, माइनस 3r2। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने ऐसे लिख दिया प्लस k r2। अब k की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव वहां से निकल के आया है ना, मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों यूज किया था, तो पॉजिटिव नेगेटिव कहां से आया, k की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव, नेगेटिव हुई तो नेगेटिव, तो k इसका मतलब ये है। अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं r1 इक्वल टू r1 प्लस 3r2 या फिर r1 इक्वल टू r1 माइनस 4r2। तो इसमें अपन ने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, -4 है, k की वैल्यू -4 है, यहाँ पे +3 है, तो वो डिपेंड करता है k की वैल्यू क्या है। तो अभी डेल्टा क्या हो जाएगा, तो बट देखो ध्यान क्या रखना है, चेंज क्या हो रहा है, ओनली r1 ही चेंज हो रही है, बाकी सब अनचेंज्ड है,
ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है अपनी। अब देखो मैं ये वाले लिख रहा हूं, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस 4R2। तो R1 क्या है अपने पास, ये है R1, तो A1 माइनस 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 4 B1, A2 माइनस 4 B2, A3 माइनस 4 B3। हो गया चेंज, R2 और R3 अनचेंज है, तो B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हो गया। ठीक है, समझ आया क्या हुआ? तो ध्यान रखना क्या हुआ यहाँ पे, ये डेल्टा हो गया। ये मैंने पहला स्टेटमेंट बोला था, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या था? तीसरा स्टेटमेंट था आप एक बार में मैक्सिमम 2 रो के साथ ऐसा कर सकते हो। जैसे देखो डेल्टा ये है अपना, मैंने क्या किया, R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 और R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1, मैंने ये दो आपके साथ ये अप्लाई किया, R1 माइनस R2। तो मैंने किस किस को चेंज किया, एक तो मैंने R1 को चेंज कर दिया और एक R3 को चेंज कर दिया। अब मैं R2 को चेंज नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब ये था आप मैक्सिमम कितने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ यूज कर सकते हो, n-1। तो ये 3x3 है तो मैक्सिमम मैं 2 यूज कर सकता हूं। 2x2 होता तो मैं मैक्सिमम 1 यूज करता, 4x4 होता तो मैं मैक्सिमम 3 यूज कर सकता था। ठीक है, तो अभी मैं ये दोनों के दोनों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ लिख दूंगा। डेल्टा इक्वल्स टू R1 चेंज हुआ R1 प्लस R2, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3। ठीक है, R2 अनचेंज है, R2 तो अनचेंज है, R1 और R3 चेंज हुए हैं बस, तो R2 को ऐसा कैसे लिख दो, B2 B1 B2 और B3। R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R2 है, तो R3 क्या है, C1, तो C1 माइनस B1, C2 माइनस B2, C3 माइनस B3, ये हो गया। तो एक साथ अपन 2 अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ आया आपको तीनों क्या है, बस ये तीनों में ही अपने बस ये 3 ही है। ये अपन ने किसके लिए किया, ये अपन ने रो के लिए किया है। अब ऐसा का ऐसा कॉलम में होगा। ठीक है, तो उसके अपन एग्जांपल नहीं लिख रहे हैं, बट जैसा का जैसा अपन ने रो में प्रूफ किया है वैसा का वैसा अपन कॉलम में भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखो मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C2, आप ऐसा अप्लाई कर सकते हो। C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C2 प्लस C3, आप ऐसा भी लिख सकते हो। 3 भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी चेंज कौन सी होगी, एक ही चेंज हो रही है, ध्यान रखना, ये और ये हमेशा सेम होंगे। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को मैंने ऐड कर दिया। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ अपॉन 2 कर दिया मैंने इसको, दोनों का सम मीन निकाल के फिर ऐड करो इसमें से, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 2R2, आप ऐसा भी लिख सकते हो। 2R2 प्लस R1, आप ऐसा भी लिख सकते हो। जैसी जरूरत हो गई ना वैसा अपन चेंज करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये समझ लेना कि हाँ किस टाइप से लिख रहे हो। और यहाँ पे ये दोनों हमेशा सेम होंगे, ये तो आपको याद रखना ही है। जैसे ऐसे भी लिख सकते हो R2 इक्वल्स टू R2 माइनस C1, ऐसा मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। नहीं, आपने ये गलत किया, रो का रो के साथ, कॉलम का कॉलम के साथ। ठीक है, तो आपको ऐसे ही अप्लाई करना है। और ये भी मत करना, जैसे आपने ये 2 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ मैंने अप्लाई किए ना, तो ओनली इन रो और ओनली इन कॉलम, मतलब या तो रो में अप्लाई करना है या फिर कॉलम में अप्लाई करना है। ऐसा मत कर देना कि एक में क्या किया, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 और C2 इक्वल्स टू या C1 इक्वल्स टू C2 माइनस C3, ऐसा नहीं। या तो 2 रो वाला अप्लाई करो या फिर 2 कॉलम वाला अप्लाई करो। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा, देखो 2 तो काफी रेयर केस में अपन को एक साथ यूज करने की जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमम जो है ना अपन एक में ही यूज करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ आई होगी। देखो क्या हुआ है यहाँ पे, तो ध्यान रखना, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे ये प्रॉपर्टी को आप अच्छे से समझोगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक व्यर्थ है ये सब, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ पता नहीं चलेगा जब तक खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे बिना देखें। अभी जैसे अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बट ये सफिशिएंट नहीं है। मैं स्टार्टिंग से आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला आपका। प्रैक्टिस करो, जो भी बुक हो आपके पास, सब बुक अच्छी है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या है, सर बहुत सी बुक बताओ, बेस्ट बुक कौन सी है, बेस्ट ये क्या है, सब बेस्ट है, सॉल्व करो बस। और देखो मैं बेस्ट बुक उसी को समझता हूं
जिसमें सॉल्यूशन है, जिसमें आपको दूसरे के पास जाने की जरूरत कम पड़ती है, जिसमें आपकी डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर कम हो जाती है, वही बेस्ट बुक है आपके लिए। बाकी आजकल हर बुक में अच्छे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब में गलत प्रिंटिंग हो रही है, आंसर गलत है, ये ऐसा रेयर केस में एक आध बुक में होगा, बाकी सब बुक में अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और जो मिस्टेक्स है वो भी बहुत कम है। तो इसलिए जो भी अच्छे अच्छे पब्लिकेशन है उसकी कोई सी भी आप बुक बाय कर सकते हो। एबीसी हुआ, अरिहंत हुआ, एमटीजी हुआ, अरिहंत हुआ और आरडी शर्मा हुआ, वो भी बहुत बढ़िया बुक है मैथमेटिक्स की। तो बट सभी में बट बाय क्या करो जिसमें सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन होगा तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसका सॉल्यूशन देखो और उस क्वेश्चन को मार्क करो कि हाँ जब मैं रिवीजन करूंगा या रिवीजन करूंगी तो मेरे को वो वाला क्वेश्चन नहीं आया था, तो उसको अच्छे से देखेंगे, उसको देखो और आगे बढ़ो। और उसमें जैसा कि आपको पता है मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, कम्युनिटी टैब में जाओगे आप तो वहाँ पे आपको मिलेंगे डीपीपीस के लिंक विद सॉल्यूशन डीपीपी है, डाउनलोड करो, सॉल्व करो। आपको और ज़्यादा चाहिए तो वो भी मुझे बोल देना, वो भी मैं अप्लाई कर दूंगा। वो भी मैं किसी स्पेसिफिक चैप्टर का चाहिए डीपीपी तो मुझे किसी भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अभी बहुत ही जल्दी एक ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल भी मैं बना रहा हूँ ताकि आप ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट दे पाओगे घर बैठे। जो भी मैं अपलोड करूंगा चैप्टर वाइज मैं उसके भी 10-10, 20-20 टेस्ट अपलोड कर दूंगा ताकि आपकी चैप्टर वाइज भी ऑनलाइन भी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले अपन चैप्टर वाइज अपलोड करेंगे, उसके बाद अपन 4-4 चैप्टर का बना देंगे, जैसे कैलकुलस अलग, अलजेब्रा अलग, ऐसा। उसके बाद फुल टेस्ट भी अपलोड कर देंगे, प्रीवियस ईयर वाले टेस्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी ये काम भी खत्म हो जाए। तो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। तो देखो अपना पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आईआईटी में पूछे गए हैं, मैंने लिखा हुआ नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है आपको, x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, देन ये डिटरमिनेंट इज डिवाइडेड बाय ओनली x, ओनली y, x y, नन ऑफ दिस। तो देखो जो डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन है ना, ये कभी कभी अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बाकी जो पहले जनरली क्वेश्चन आते थे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व हो जाते थे काफी आसानी से। तो वो वाला तरीका में भी मैं आपको बताऊंगा, बाकी वो वाला तरीका आप ध्यान नहीं रखें तो ज्यादा बेहतर है, और जो प्रोसीजर वाइज सॉल्यूशन है वो ध्यान रखें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी अगर प्रोसीजर वाइज सॉल्यूशन नहीं आता ना तो फिर आप पुटिंग वाले मेथड पे जा सकते हो। जैसे अपन शॉर्ट मेथड में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू मैंने 3 पुट कर दिया, ठीक है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा 1 1 1, 2 + 1 3, 1 1 1, यहाँ पे 1 + y होना चाहिए, शायद x + y की जगह 1 + y होगा, मैं देख लेता हूँ। यस, यहाँ पे 1 + y है, ठीक है, 1 + y, तो y + 1 कितना हो गया, मतलब 3 + 1 कितना हो गया 4। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हुआ 1 1 इंटू 4 3 जा 12 -1 है ना। R1 से मैं ओपन कर रहा हूँ, R1 से ओपन किया, यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1 + 1 1 - 3 12, तो 11 बचा, 4 - 1 3 तो माइनस का 3, माइनस का 2 तो माइनस का 2, तो 11 - 5 कितना बचा 6, तो 6 = 2 × 3, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब अपॉन x × y हो गया ना, तो 2 मतलब कितना हो गया, कितना अपना आंसर आया 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, ये x हुआ ये y हुआ, तो किससे डिवाइड हो रहा है x y से, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अपन पुट करके सॉल्व करते थे इनको। बट देखो जैसा मैंने बोला, अभी जो रिसेंट ईयर्स है ना 2019 2020 जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, क्योंकि जैसे देखो अगर आप शॉर्ट तरीका निकालोगे तो एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, उनके पास भी नए नए तरीके हैं क्वेश्चंस बनाने के। तो अभी ऐसा मत सोचना कि डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आएगा मैं ऐसे सॉल्व कर लूंगा, नहीं, बहुत कम चांसेस हैं कि अभी एस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल दो। और माना आ भी गया ना तो ऐसे 2-3 ऑप्शन मिलेंगे आपको जिसमें वैल्यू पुट करने के बाद वो सेम हो रहे हैं, उसके बाद आपको क्या सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, या फिर 2-2 3-3 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सपोज करो 6 जो है ना 2 ऑप्शन में करेक्ट होता, फिर क्या करते, फिर आपको 2 भी पुट करना पड़ेगा, 3, एक तो ये हुआ, फिर आप 4 और 5 पुट करके चेक करोगे, तो उसमें तो अपना क्या है, लेंदी हो रहा है ना, टाइम बढ़ रहा है। तो ध्यान रखना, ये तो शॉर्ट मेथड है। अब देखो प्रोसीजर वाइज क्या है, डेल्टा इक्वल टू क्या है अपने पास, वो है 1 1 1 1 1 + x 1 1 1 1 + y। मेरे को अब देखो रूल क्या है, बेसिक रूल डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का, डिटरमिनेंट में 2 0 बनाया उसी के बाद ओपन करना है। इस रूल को अच्छे से याद रखना। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है आपको
जब तक डिटर्मिनेंट में 2 जीरो अंदर नो एलिमेंट है, मैक्सिमम आप 3 क्रॉस 3 का ही सॉल्व करोगे, जब तक अंदर मैक्सिमम 2 जीरो नहीं दिखे हैं आपको तब तक ओपन मत करना। अगर ओपन कर दिया तो फंस जाओगे, आंसर नहीं आएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि वो है ना यहीं पे इसी को सीधा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अरे नहीं, पेज भरते जाएंगे, आपका आंसर नहीं आएगा। जब तक अंदर 2 जीरो आप नहीं बनाओ ना तब तक डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व नहीं करनी है, ये रूल हमेशा ध्यान रखना। तो आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो 2 जीरो बनाओ तो देखो 1 - 1 जीरो होता है, तो मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा, R1 = R1 - R2। तो R1 चेंज हुई, 1 - 1 जीरो हो गया, 1 - x, 1 - 1 - x, तो -x बचेगा, 1 - 1 अगेन क्या हो गया 0। यहाँ पे 1 1 + x 1 1 1 और 1 + y, 2 जीरो तो बन गए, ओपन कर सकते हैं। बट मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूं क्योंकि मेरे को देखो यहाँ पे भी 0 दिख रहा है, तो बना लेते हैं R2 = R2 - R3। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो R1 तो अनचेंज रहेगी, 0 - x 0 ऐसा का ऐसा रहेगा, 1 - 1 क्या हो गया 0, 1 + x - 1 क्या बचा, ओनली x, 1 - 1 + y क्या बचा, माइनस का y अपॉन 1 1 और 1 + y। अब देखो अब 0, अब यहाँ पे भी 0 बन सकता है, C2 - C1 करोगे 0 हो जाएगा, बट उसकी जरूरत नहीं है। अभी आप क्या करो, सीधा ओपन करो। अब देखो ये तो 0 है और ये भी 0 है, तो किससे ओपन करना ज्यादा आसान है, R1 से, क्योंकि 2 एलिमेंट तो 0 हो गए ना। इस एलिमेंट से ओपन करोगे तो इसके आगे तो माइनस आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये गया दिस इनटू दिस, तो ये कितना हुआ 0 माइनस माइनस प्लस y, तो कितना आया ओनली xy मतलब ये किससे डिवाइड होगा, xy से। आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोशिश करना, कोशिश क्या, ये तो आपको करना ही है। डिटरमिनेंट का कोई भी डायरेक्ट सॉल्व कभी नहीं करना है जब तक 2 जीरो, नो एलिमेंट में से 2 एलिमेंट आपके 0 नहीं हो रहे हैं, मतलब आपको डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कभी भी नहीं करना है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, फंस जाओगे, पेज भरेंगे और कुछ नहीं होगा। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है अपने पास a² + b² अपॉन c और c, a b² + c² अपॉन a b a² + c² अपॉन b, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा गया है। शॉर्ट मेथड क्या है, जो शॉर्ट मेथड है x = ABC है ना, a = b = c = 1 पुट कर दो। 1 पुट करेंगे ना तो देखो 1 का स्क्वायर 1 + 1 अपॉन 1, तो यहाँ कितना हुआ, ये हुआ अपने पास 2 1 1 1 2 1 1 1 2। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो कितना हुआ 2 × 4 - 1 3 -1 2 - 1 1 +1 1 - 2 -1, तो 3 2 6 -1 +1 -1 -1 कितना आया 4। तो कौन से ऑप्शन में a = b = c = 1 पुट करने पे 4 आंसर आ रहा है, तो वो है अपना 4ABC। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 4ABC। तो इस टाइप से आप सीधे पुट कर सकते हो। बाकी जैसे मैंने बोला अभी के जो ऑप्शंस हैं उसमें आपको 2 ऑप्शन भी मिलेंगे, 3 ऑप्शन भी मिलेंगे जिसमें a = b = c पुट करते ही 4 आंसर आ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूं, कुछ चेंजेस करते हैं, हो सकता है ऐसा पॉसिबल, तो सब्जेक्टिव मेथड भी ध्यान रखना। अब देखो उसके लिए क्या करेंगे, ये डेल्टा इक्वल्स टू हुआ, सबसे पहले तो इसको मैंने c से मल्टीप्लाई किया, तो ये डिनोमिनेटर हटा देते हैं अपन, ये जो a b c आ रहा है ना इसको हटाना पड़ेगा, तो आसानी से सॉल्व होगा। तो मैंने क्या किया, इस डेल्टा को a से भी मल्टीप्लाई किया, अब a में यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा R2 में, b को मैं R3 में मल्टीप्लाई करूंगा और c को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा R1 में। तो मैंने डेल्टा को किससे मल्टीप्लाई किया, a b और c से, तो ABC डेल्टा हो जाएगा इक्वल्स टू, इधर a को किससे, a को अपन ने R2 में, तो c को R1 में चेंज किया, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे a² + b² c² c², यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² b² + c² है, ये b² + c² और a², ठीक है। यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² a² + c², ठीक है। यहाँ पे 0 बनाने के लिए ये a² + b² - a² + b² बन गया 0, है ना, ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। तो R1 = R1 माइनस, है ना, R1 R2 + R3,
जैसे मैंने बोला आप ऐसा अप्लाई कर सकते थे। तो R2 प्लस R3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है ना, तो सेम माइनस सेम क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अभी ये एबीसी को डिवाइड कर दो, तो डेल्टा इक्वल्स टू 1 अपॉन एबीसी, R1 चेंज हुई है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हुआ 0। R2 R3 अनचेंज रहेंगे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हुआ। सी स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम करोगे तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो 0 हो गए, माइनस 2b स्क्वायर बचेगा। सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 हो गए, 2a स्क्वायर बचेगा माइनस का 2a स्क्वायर। ठीक है, -2 दोनों में से, तीनों एलिमेंट्स में से कॉमन आ रहा है, -2 को बाहर लिख दो। उसके बाद कुछ 0 बन रहा है क्या, यस, -2 कॉमन आने के बाद ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। तो मैं R2 को चेंज कर देता हूं, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1। अब देखो R1 माइनस R2 मत करना, नहीं तो ये जो 0 बनाया ना अपन ने वो हट जाएगा। अब जो 0 बन गया ना उसको हटाने नहीं है, यही कोशिश रखना आप। जैसे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 होगा, बट R1 माइनस R2 मत करना, R2 माइनस R1 करना, ताकि R1 अनचेंज रहे। -2 बाहर आ जाएगा तो डेल्टा इक्वल्स टू -2 अपॉन ए बी सी, है ना। उसके बाद मैंने अप्लाई किया है ना, ये -2 तीनों में से बाहर आ गया, मैंने अप्लाई किया R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, मतलब R1 अनचेंज रहेगी, तो 0 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा रहेगा, ए स्क्वायर माइनस 0 ए स्क्वायर रहेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है तो ओनली सी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हुआ। अभी देखो, अभी आप डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कर सकते हो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। बट और भी 0 बन रहे, देखो यहाँ पे ये बी स्क्वायर दोनों 0 हो जाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C1 कर देता हूँ, तो भी 0 बन जाएगा, तो एक और 0 बना दो, C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C1, तो डेल्टा इक्वल्स टू -2 अपॉन ABC। मतलब जितना ज्यादा 0 बनाओगे ना आप उतना आसानी से सॉल्व होगा क्वेश्चन, ये इसका रूल। तो कोशिश करो जितना ज्यादा से ज्यादा 0 बन जाए, या फिर जैसा मैंने बोला 2 बन गए तो भी सॉल्व हो जाएगा, आप अभी ओपन कर सकते थे इसको। बट C2 माइनस C1 है तो C2 अनचेंज रहेगा, तो C1 अनचेंज रहेगा तो 0 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, बी स्क्वायर माइनस 0 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 हो गया, ए स्क्वायर 0 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ। बस अभी डिटरमिनेंट ओपन कर देना, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। कर देते हैं इसको भी सॉल्व अपन। ठीक है, इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, -2 अपॉन ABC। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं कुछ कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, -2 अपॉन ABC, 0 से लिखने की जरूरत नहीं है, तो 0 वाला तो 0 हो गया, माइनस का बी स्क्वायर इंटू क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हुआ, और माइनस यहाँ पे होगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस 0, तो 0 ही हो जाएगा वो, है ना, वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला ये हुआ और प्लस का ए स्क्वायर इंटू 0 इंटू दिस, वो तो 0 हो जाएगा, माइनस का माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रहेगा। तो ये हो गया अपना डिटरमिनेंट की वैल्यू ओपन। अंदर मल्टीप्लाई कर दो सभी को, तो -2 अपॉन ABC कितना बचेगा, यहाँ पे रहेगा आपके पास -a⁴ b स्क्वायर और -a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये रहेगा, हाँ यही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का a स्क्वायर इंटू -b स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हुआ। -2 अपॉन ABC कितना हुआ, -a⁴ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा -a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पे कितना हुआ, प्लस का a⁴ b स्क्वायर, a⁴ b स्क्वायर, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये -2 हुआ, -2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ ये यहाँ पे 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन ABC, पहले से नीचे चल रहा था, कैंसिल आउट हो गया एक पावर, तो कितना आंसर आया 4ABC, जो कि अपना शॉर्ट मेथड से भी यही आंसर आया था।
ठीक है, तो लॉन्ग जो मेथड है वो भी समझना अच्छे से किस टाइप से सॉल्व हो रहा है, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैं आपको 2-3 बार बोल चुका हूँ, आपसे ऑब्जेक्टिव पुट करके सॉल्व नहीं हो, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, a + 1 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। ठीक है, ये हुआ शॉर्ट मेथड। क्या है शॉर्ट मेथड में x a = b = c = 1 पुट कर देना। 1 पुट कर दोगे तो 4 आंसर आएगा। 4 आंसर किस में हो रहा है, इसमें सेकंड ऑप्शन में। तो abc इंटू 1 + 1/a 1/b 1/c वो अपना फाइनल आंसर है। बट उसको अपन किस वे में सॉल्व करते हैं, अपन सॉल्व कर रहे हैं सब्जेक्टिव वे में। तो देखो जीरो बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जीरो बन रहा है तो r2 = r2 - r3 अप्लाई कर दो। a + 1 1 1 r2 - r3 1 है तो 1 - 1 क्या हो गया 0। 1 + b - 1 क्या बचा, ओनली b। 1 - 1 + c तो माइनस का c बचा। 1 1 और 1 + c ये हुआ। अब फिर से जीरो बन रहा है क्या, यस। r1 = r1 - r3 कर दो, फिर से जीरो बन जाएगा। r1 = r1 - r3 तो यहाँ पे क्या हुआ, r1 - r3 तो a + 1 - 1 a बचेगा। 1 - 1 0 हो गया। 1 - 1 + c माइनस का c बचा। 0 b और -c 0 b और -c 1 1 और बाकी ये तो अनचेंज रहेगा 1 1 और 1 + c। ठीक है, 2 0 बन गए। अब आपको और 0 बनाना हो तो बना लो, बाकी आप यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अपन यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो देखो a इंटू b इंटू 1 + c b इंटू 1 + c a इंटू b इंटू 1 + c यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का c ये हो गया। a से ओपन और माइनस के c के साथ होगा अपना माइनस का b। ठीक है, जीरो माइनस का भी लिखने की जरूरत नहीं है। जीरो वाले से तो पूरा जीरो हो जाएगा। मैंने किससे ओपन किया, r1 के थ्रू ओपन किया। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे कितना होगा, ab इंटू 1 तो ab हुआ प्लस ac होगा, abc होगा और माइनस का ac होगा और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे b और c। ठीक है, बट ये जो AC है ना तो और ये वाला पॉजिटिव वाला ही है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव वाला है तो ये AC पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये चला गया और ये चला गया तो दिस माइनस दिस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने वहां पे माइनस लिखा हुआ था, प्लस हो गया। ये आया अपने पास तो ABC प्लस AC प्लस AB प्लस BC ये हुआ। तो पूरी इक्वेशन को मैंने क्या किया, ABC से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला बाहर रखो, डिवाइड वाला अंदर भेज दो। तो ABC बाहर रहेगा, 1 + 1/a + 1/b + 1/c बन जाएगा, जो कि अपना फाइनल रिजल्ट था। तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। ये फाइनल आंसर आ रहा है इसका, यही ऑप्शन था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलो। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है जो फोर्थ क्वेश्चन है एग्जैक्टली। फोर्थ क्या है, P, Q and rth term of an GP is ABC। तो Pवा, Qवा और Rवा टर्म जो है किसी GP का वो क्या है, A, B और C। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को कैपिटल A सपोज कर लूं, कॉमन रेशो को कैपिटल R सपोज कर लूं, तो TP, TQ and TR of an GP is, ये किसमें है GP, इनकी वैल्यू क्या है A, B और C। मैंने कॉमन रेशो लिया, फर्स्ट टर्म लिया A, कॉमन रेशो लिया कैपिटल R। तो यहाँ पे TP का मतलब क्या हुआ, TP का मतलब हुआ A इंटू R की पावर P - 1 = A दिया हुआ है। TQ का मतलब क्या हुआ, A इंटू R की पावर Q - 1 = B दिया हुआ है। PQR की वैल्यू क्या है, A इंटू R की पावर R - 1 = C दिया हुआ है। तो अपन को ये वैल्यूज गिवन है ना। और क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है PQR किसमें है, AP में है। PQR इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अपन से किसकी वैल्यू पूछी, अपन से वैल्यू पूछी है log A P1 log B Q1 log C R1 इसकी वैल्यू पूछी। अब देखो यहाँ पे एक सीधा सा रिजल्ट यूज होता है। रिजल्ट क्या है,
अगर किसी भी डिटरमिनेंट के तीनों रो या फिर तीनों कॉलम, है ना, या तो रो में होगा या फिर कॉलम में, तीनों रो या फिर तीनों कॉलम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, किसमें हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, विद और विदाउट सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो भी चलेगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा, तो डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा क्या होता है, 0। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोल दिया, ए बी सी किस में है, एपी में, पी क्यू आर किस में है, एपी में, एक्स वाई जेड किस में है, एपी में। जैसे ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, तीनों एपी में है, तो इनसे बनने वाला जो ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड होगा ना, इसका आंसर हमेशा 0 होगा। मतलब तीनों रो या फिर तीनों कॉलम की वैल्यू किसी भी डिटरमिनेंट की में एपी में है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तीनों रो या फिर तीनों कॉलम, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। कॉलम में भी ऐसा हो सकता है कि सर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू ए की वैल्यू सेम होगी क्या, नहीं, अलग अलग होगी तो भी ये रिजल्ट प्रूवन है ना। तो यहाँ पे कॉमन रेशो सेम हो या अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो अगर मेरे पास इसने क्या बोला और अपने पास रिजल्ट भी तो है, रिजल्ट क्या था, एक पी क्यू आर जीपी में है, तो अगर पी क्यू आर जीपी में है तो यहाँ पे लॉग ए लॉग बी और लॉग सी किस में होता है, एपी में होता है, पता है ना। तो ये भी किस में है, एपी में है, पी क्यू आर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एपी में है, और 1 1 1 क्या है, ए इक्वल्स टू, ये तो एपी में ही है ना, 2 2 2 भी एपी में है, सी 1 1 1 भी एपी में होता है, सी 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 भी किस में होगा, एपी में ही होगा, तो ये तो एपी में है ही सही, तो ये भी किस में है, एपी में है। मतलब रिजल्ट क्या होगा, सीधा 0। ये तो मैं शॉर्ट मेथड बता रहा था आपको, मतलब ये रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में तीनों रो या फिर तीनों कॉलम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उस डिटरमिनेंट का जो आंसर है वो हमेशा क्या होगा, 0 होता है। ये अपना रिजल्ट है सीधा ही। तो ये मैंने आपको शॉर्ट मेथड बता दिया। अगर किसी बच्चे ने पहचान लिया कि हाँ यहाँ पे तीनों रो किस में है, अपनी तीनों कॉलम, एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है, तीनों कॉलम किस में है, एपी में है, तो आंसर 0 आने वाला है। बाकी अपन सब्जेक्टिव इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ए बी सी की वैल्यू मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ए आर की पावर p माइनस 1 लॉग ए आर की पावर q माइनस 1 लॉग ए आर की पावर r माइनस 1 p q r 1 1 1 लॉग m इंटू एन क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लॉग a प्लस लॉग r की पावर ऐसा। तो मैंने क्या किया, उसको अलग अलग कर दिया, मतलब मैंने इसको ऐसा लिखा P1 Q R1 1 log A प्लस, ठीक है, मतलब मैंने क्या किया देखो आपको समझ आ जाएगा अभी, log R की पावर P माइनस 1 log R की पावर Q माइनस 1 log R की पावर R माइनस 1 P Q R 1 1 1। समझ आया क्या हुआ, log A प्लस था यहाँ पे तो मैंने कॉलम वाइज उसको अलग अलग कर दिया। प्रॉपर्टी याद है, चौथी या पांचवी प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना, x प्लस वाई प्लस जेड, तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ सभी को, तो वही किया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा था, log A प्लस log R की पावर ऐसा, तो मैंने log A वाला अलग डिटरमिनेंट बना दिया और ये वाला अलग अलग बना दिया, क्योंकि तीनों में ऐसा हो रहा है कॉलम वाइज। जैसे ही यहाँ पे log A कॉमन आ रहा है ना, log A कॉमन निकाल लेना, ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा 1 1 1। जैसे ही log A कॉमन आया यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे 1 1 1 कितना हो गया, 0। तो ये तो 0 हो गया पूरा। इसको देखो क्या होगा, इसको यहाँ पे r माइनस p माइनस 1 इंटू लॉग आर, पावर पहले आ जाती है ना, तो log r तीनों में बनेगा, तो log r को मैंने बाहर लिख दिया और यहाँ पे क्या हुआ, log r बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा C1 में से, तो p माइनस 1 बचेगा, q माइनस 1 बचेगा, r माइनस 1 बचेगा, ठीक है, ये बचेगा, और यहाँ पे p q और r 1 1 1। अब जैसे ही आप C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C3 करोगे तो देखो p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 बन जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, C1 और C2 सेम हो जाएगा ये अप्लाई करने के बाद, या फिर C1 को इससे ऐड कर देना तो यहाँ पे पी क्यू आर बन जाएगा। तो दो रो सेम होते ही डिटरमिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी 0, ये भी 0, तो फाइनल आंसर कितना हुआ, 0। बट अपन ने पहले ही बता दिया था
ये भी एपी में, ये भी एपी में, ये भी एपी में, तो रिजल्ट कितना होगा 0। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, वो वाला सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, A1 A2 A3 up to AN किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो इसकी वैल्यू बताओ, log AN plus 1, log AN plus 2, log AN plus 3, log AN plus 4, 5, 6, 7, 8, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो अपन को पता है रिजल्ट, अगर A, B और C ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो log A, log B और log C किस में होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इसका प्रूफ भी अपन ने देखा था। अगर ABC GP में है तो B स्क्वायर इक्वल्स टू AC होगा, दोनों तरफ log ले लो, तो यहाँ पे 2 log B इक्वल्स टू log A प्लस log C हो जाएगा ना। तो ये कैसा बिहेव कर रहे हैं देखो, log B इक्वल्स टू log A प्लस log C अपॉन 2, मतलब B इक्वल्स टू A प्लस C बाय 2, ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ऐसा तो AP में ही होता है, ये पता चल गया। तो अभी देखो यहाँ पे A1 A2 A3 अप टू AN किस में है, GP में है। तो AN प्लस 1 और AN प्लस 2 ये भी किस में होंगे, GP में। बस एक ही तो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है ना। सिमिलरली AN प्लस 3, AN प्लस 4 और AN प्लस 5 भी किस में होंगे, GP में। तीन टर्म पकड़ रहे हैं अपन तो। सिमिलरली इसके 3 बढ़ा देना तो वो भी किस में होंगे, GP में। मतलब उनका लॉग ले लिया आपने, तो ये भी किस में है, AP, ये भी किस में है, AP, और ये भी किस में है, AP। बस अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तीनों आपको पता चल गया AP में है, रिजल्ट क्या होगा 0। या फिर सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करना है तो जैसा अपन ने पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उस टाइप से आप सॉल्व करके देख सकते हो। बट मैं नहीं समझता नीड है, ये जो रिजल्ट है याद रखना, बड़ा सा रिजल्ट लगा लेना। किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी रो, सारी रो या फिर सारे कॉलम AP में हो विद और विदाउट सेम डिफरेंट कॉमन डिफरेंस, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। नोट डालना, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन आप देखोगे ना तो अपने आप आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा, और अगर अच्छे लग रहे हैं लेक्चर्स तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।